we have to understand, right, the indicators which help us to identify the turning points or the phase of the business cycle in which we are right now. So it is not that simple, but these indicators help you to understand the changes in the business cycle. So basically, like example, unemployment hai. It means we are in contraction recession phase, right? Unemployment less hai. It means we are into like uh, expansion or boom phase. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को. So what I want to tell you कि they are like GDP इंक्रीज हो रहा है, एक्सपांशन, जीडीपी डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, बराबर ना. इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रही है, एक्सपांशन, डिक्रीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन. सेंसेक्स, राइट, एंड बीएससी का सेंसेक्स एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी आर इंक्रीजिंग, एक्सपांशन, डिक्रीजिंग, कॉन्ट्रैक्शन. सो दीज आर इंडिकेटर्स जिससे हम समझ सकते हैं कि are we in contraction phase or expansion phase or at a right peak or at a trough position. So these indicators are generally right, they're into three categories. So लिख लेना, indicators, indicators, ठीक है. There are three types of indicators. First, leading indicator, lagging indicator, and concurrent or coincident indicator. The three types of indicators: लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. एग्जाम्पल, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग देयर इज अ एनवायरनमेंट व्हिच टेल्स अस देयर विल बी रेन. हवा बहने लगती है, राइट, बादल छा जाते हैं, ऑल दोस थिंग्स, राइट, इंडिकेट्स कि बारिश हो सकती है, इट विल बी रेनिंग. जब एक्चुअल में बारिश होती है तो लाइटनिंग, आवाज, राइट, उससे हमें पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है. नो नीड टू एक्चुअली चेक, मे बी आवाज आती है पानी की वगैरह, तो उससे हम एक राइट समझ सकते हैं कि बारिश हो रही है. सो एक इंडिकेटर है जो बारिश होने के पहले हमें इंडिकेट कर रहा है कि देयर आर चांसेस देयर विल बी रेन. होगा इसकी गारंटी नहीं, बट एक चांसेस है कि रेन होगा. ठीक है. एग्जाम्पल, आपने लगान मूवी देखी होगी, उसके इनिशियल में दिखाते हैं वो ढोल बजाना स्टार्ट करते हैं, सब आकाश में देखते हैं और बादल आ जाते हैं, वहां पे कुछ तो गाना लिया एक, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द सॉन्ग वो बादल चले जाते हैं. सो देयर इज नो रेन. सो वो बादल देख के उनको लगता है कि बारिश होगी, इज एन एग्जाम्पल. समझ में आ रहा है. सो दैट इज एन लीडिंग इंडिकेटर. लीडिंग, चेंज होने वाला है, उसके पहले वो क्या दिखाते हैं, राइट, दे शो दैट देयर विल बी चेंजेस बिफोर चेंज एक्चुअली टेक्स प्लेस. Before economy changes, they will indicate the change well before the actual change. They will give indications. समझ में आ रहा है कि चेंजेस होने वाले हैं. These indicators are leading indicators. Some indicators, right, changes along with the change. वो जस्टिफाई करते हैं चेंज को. मतलब जैसे इकोनॉमी एक्टिविटी चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, दे आर कॉन्करेंटली चेंजिंग, दे आर कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स. लाइक जैसे जब बारिश होती है, राइट, तो पानी वगैरह टपकता है, वो लाइटनिंग वगैरह होती है, आवाज आती है, तो उससे हम बोलते हैं कि बारिश हो रही है. दैट इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स. एंड थर्ड, लैगिंग इंडिकेटर्स मींस which takes place after the change. They confirm the change. They confirm the change means बारिश
हम कहाँ पे जाते हैं, वहां पे पानी वगैरह रहता है, राइट, थोड़ी हरियाली चाहिए होती है, तो हमें देख के पेड़ वगैरह देख के समझ में आता है यहाँ पे बारिश हो चुकी है, वेट रहेगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बारिश होके गई है, बारिश हो चुकी है, बट दिस इंडिकेटर्स कंफर्म्स यस देयर वाज अ रेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो some indicators leads the change, they occur before the change, some indicators occur along with the change, and some indicators occurs after the change. Leading indicators occur before the change, they lead the change, and they lead the change, and they say probably there will be change, confirm नहीं कर बोलते वो, there will be changes. Second, लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म द चेंज, जो चेंज हुआ है उसको वो कंफर्म करते हैं, हाँ ये चेंज हो चुका है, ठीक है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, लीडिंग, लैगिंग एंड को इंसिडेंट, लिख लेना, ठीक है। यस, फर्स्ट, ठीक है। मॉड्यूल में क्या लिखा देखो, द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है। A leading indicator is a measurable economic factor that changes before the economy starts to follow a particular pattern or trend. Leading indicators are those economic factors, measurable economic factors. It can be employment, GDP, savings, investment, poverty, population, right? Consumption. समझ में आ रहा है? Import, export. It can be anything. Credit creation. It can be any economic factor, any economic variable which can be measured. ठीक है? That changes before the economy starts to follow a particular pattern or change. In other words, those variables that change before the real output changes. Those variables that changes before the real output changes are called as leading indicators. लिख लेना, variables which change before the real output changes. लिखो, variables, economic variables, I mean, economic variables variables which changes before real output changes, real GDP changes, real output changes. ठीक है? देन इसमें एग्जांपल्स लिख लेना, changes in the stock prices. Examples are changes, maybe increase or decrease in stock prices. Stock exchange की जो prices है, they will change before, right, the change. The stock market is a sentiment. It shows the sentiments of the people, investors, economy, stock market generally. And generally they change before the actual change takes place, right? I may show you some of the examples. मैं दिखाऊंगा. I need to open the website. ये मैं राइट दिखाता हूँ, मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले ये लिख लेते हैं. चेंजेस इन स्टॉक exchanges, then prices of the stock exchanges, then profit, right, profit margin, right, and profits. Changes in profit margin, maybe increase or decrease. Change can be both, right, now both ways. In profit margin means percentage of the profit, GP ratio, gross profit ratio, net profit ratio, profit margin, and right, profits, absolute profits.
Profits and profit margin. Profit margin is a percentage with respect to sales. Profits with respect to sales is profit margin, and profit they are talking about just absolute profit. Another example. So these are the examples basically. लिख लेना. Indices such as changes in these indices can help you to identify the change. Interest rate indices, second housing indices. There are many right, interest rate index, housing index, third price index, etc. Then आगे lagging indicators are those economic variables which changes after the real output changes. लिख लेना, economic variables which changes after real output or GDP changes. Examples. चेंज होने के बाद दे कंफर्म द चेंज, ऐसे हो चुका है. ठीक है. सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है और आपके झगड़े हो रहे या शी इज इग्नोरिंग यू, तो आपको पहले वो समझ में नहीं आता है. पहले होते हैं इंडिकेटर्स बट आप उनको इग्नोर करते हो बिकॉज लव इज अ ब्लाइंड, ऐसे बोलते हैं. वो आपके कॉल नहीं उठाती, या कहाँ पे पहले हमेशा आपके साथ जाती थी, किधर अब नहीं जाती. दे आर द इंडिकेटर्स बट वी इग्नोर देम. एंड बाद में जब हमें ब्लॉक वगैरह किया जाता है इंस्टा व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो वो कोइंसिडेंट इंडिकेटर हो गए. और तीसरा, जब वो पोस्ट करती है शी इज एंगेज विद समवन एल्स, दैट इज लीडिंग, वो कंफर्म हो गया कि जो चेंज हो रहा था वो कंफर्म है. सो सम इंडिकेशंस बिफोर द चेंज, along with the change, after the change. Then next, lagging indicators. इसमें एग्जांपल लिख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट. लाइक टुडे गवर्नमेंट कितना भी बोला सब कुछ चंगा है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. गवर्नमेंट कितना भी कुछ बोले कि इतना सब होने के बाद, राइट, राइट, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. गवर्नमेंट कितना भी क्यों ना बोले एवरीथिंग इज फाइन, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. हमें न्यूज मीडिया या जो मीडिया है वो हमें कन्विंस कर रही है एवरीथिंग इज फाइन. वो हमें कन्विंस करे कि सब कुछ चंगा है, उनके लिए है, मीडिया हाउसेस के लिए डेफिनेटली सब कुछ अच्छा है. हाउएवर फॉर ए कॉमन मैन नॉट एवरीथिंग इज गुड. दैट इज अ रियलिटी. अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइजेस इंक्रीज हो रही है. दूसरी बात कि एग्जाम्स नहीं हो रहे, या राइट स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे, ओवरऑल मार्केट डिमांड लेस है बिजनेस करने वालों का, राइट. दीज आर नॉट गुड साइंस. आप कितना भी कुछ बोलो, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, दैट इज इरिस्पेक्टिव. एज ए न्यूट्रल पर्सन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द एवरीथिंग इज गुड. मे बी स्टेट गवर्नमेंट की गलती हो सकती है, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती हो सकती है, दोनों की हो सकती है, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है. सो ऑब्वियसली अब अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, राइट, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, देन आप सैलरी कम कर रहे हो. ये जो न्यूज आ रही है, दे आर
कंफर्मिंग दिस इज अ रिसेशन, मे बी शॉर्ट टर्म रह सकता है बट इट इज अ रिसेशन, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स डिक्लाइन होते हैं, चेंजेस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में चेंजेस, चेंजेस इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, इंक्रीज हो रहे तो आप बोल सकते हो कि यार एक्सपेंशन फेज है, जनरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। देन लेबर कॉस्ट, राइट, लेबर कॉस्ट चेंज हो रही है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट चेंज हो रही है। नंबर 5, राइट, इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो रहे हैं, वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स also signifies recession or depression, right, interest rates, एक्चुअल रिसेशन का सिग्निफिकेंट फीचर था लो इंटरेस्ट रेट्स, अगर इनमें चेंजेस हो रहे, राइट, दे कंफर्म दैट दिस हैज हैपेंड, ठीक है। आगे को इंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स, those are the economic variables which changes economic variables which changes, right, with real change, the simultaneous changes, these are some examples, ऐसे नहीं कि ये एग्जांपल्स परफेक्ट ही है, अनएम्प्लॉयमेंट में, राइट, occur along with the change, it can be concurrent as well या coincident, ऐसे नहीं कि इसका ही एग्जांपल है, राइट। सो वो इंटरचेंज हो भी सकते हैं बट एक एग्जांपल के तौर पे दिया है। आगे फर्स्ट जीडीपी, एग्जांपल जीडीपी, जीडीपी changes in GDP. Second, right, industrial production index, industrial productivity, which is measured by right, industrial production index, right, industrial production index, ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये एग्जैक्टली उसका आंसर है कि एक कॉन्करेंट में आएगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। देन इन्फ्लेशन, प्राइजेस जब एक्सपेंशन होता है the prices keeps on increasing and if demand is exceeds supply it will set off the inflation, credit supply increase हो रहा है, money supply is very heavy huge in the economy, that will also set off the inflation, समझ में आ रहा है। then financial market trade, number 5 personal indices, and 6 retail sales, these are some of the examples, ये एग्जांपल्स हैं, ऐसे नहीं कि यही आंसर्स हैं, ठीक है, बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग इंडिकेटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय लैगिंग इंडिकेटर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट इंडिकेटर्स और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, दैट्स इट, नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दीज इंडिकेटर्स, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स मॉड्यूल में दिए जो मैंने यहाँ पे क्लब करके दिए, ठीक है। आगे सो मैंने आपको बोला था कि राइट, there are some indicators which changes before the actual change, right now,
सो लेट मी शो यू, शायद से स्क्रीन शेयरिंग पॉज हुआ होगा, राइट ना? ओके, रहने दो 2 मिनट। हाँ, ऑब्वियसली वी आर इन स्टेज ऑफ रिसेशन, ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट। आई एम डूइंग बिजनेस, आई नो, इतने भी अच्छे दिन नहीं है, भक्त नहीं मानेंगे, बट दैट इज अ रियलिटी। Sometimes being neutral is always good. I try to be neutral. You should have your own opinion. Everyone should have their own opinion. But many times media houses changes our opinion. That is the reality. There are many things which are more important in India, but media is not. I don't watch the news. हम न्यूज देखते ही नहीं, मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया न्यूज देखना। देयर आर स्पेसिफिक चैनल्स जो मैं देखता हूँ, लाइक बीबीसी आई वॉच, वो 5-5 मिनट में खाली न्यूज क्या है वो दिखाते हैं, दे डोंट गिव देयर ओपिनियन। जो ओपिनियन देते हैं वो मैं नहीं देखता। जो भी इट लेट इट बी रिपब्लिक और एनडीटीवी, आई डोंट वॉच बोथ। एनी वाइज पर्सन विल नेवर वॉच दोज न्यूज चैनल्स, नन ऑफ देम। सीएनबीसी पर देख सकते हो आप, बाकी चीजें देख सकते हो। यू मतलब आई नो यू सपोर्ट ए स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, बट मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, मैं किसको, इवन आई डोंट वांट टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। जैसे चलता है वैसे चलने दो, अब क्या बोले। एंड द थिंग्स आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग, जो हम चेंज नहीं कर सकते उसमें सोचना ही नहीं चाहिए। ना ही हम बॉर्डर के इश्यू सॉल्व कर सकते, ना ही दूसरे कोई इश्यू सॉल्व कर सकते। जो हम सॉल्व कर सकते हैं उस पर हमने सोचना चाहिए। लाइक हम हमारे खुद के इश्यू सॉल्व कर सकते हैं, वो सोचो। अब तो कोई लोग बोलेंगे सर ऐसे हर एक ने सोचना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, इंडिया विल डेफिनेटली ग्रो, अगर ऐसे हर एक ने सोचना स्टार्ट कर दिया तो। बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन मेनी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज नाउअडेज। every political person has some agenda, everyone. धुतल्या तांदळाचं कोणी नसतं। अच्छा, राइट। वन, जनरली लॉकडाउन कब लगा था? मार्च में ना। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, अगेन सो दैट आई कैन शो यू कि हाउ द मार्केट एक्चुअली अंडरस्टैंड्स कि ये चेंज होने वाला है। ध्यान देना, ठीक है। जनरली मार्च में लॉकडाउन लगा था, सो आई विल गो फॉर वन, राइट, 1 डे कैंडल। ये 1 कैंडल रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड, प्राइस एक्शन ड्यूरिंग दैट पीरियड। लाइक दिस इज 5 मिनट्स कैंडल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 5 मिनट्स में, सो दिस सपोज ये कैंडल है, ठीक है। सो ये जो मेरा कर्सर है जहां पे आपको दिख रहा होगा, दिस कर्सर, ठीक है, ये जो कर्सर है मेरा यहाँ पे, और आपको नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम दिखेगा। इट इज 27 अगस्त 2020 19 AM, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स राइट 5 मिनट्स चार्ट या कैंडल, बिकॉज मैंने 5 मिनट सिलेक्ट किया यहाँ पे। सो इसका मतलब ड्यूरिंग दिस 5 मिनट्स, ये जो भी टाइमिंग रहेगा ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, यस, इंडियन चार्ट है, ठीक है, इंडियन चार्ट है। देन ड्यूरिंग दिस 5 मिनट्स प्राइस ने इतना चेंज किया। ग्रीन मतलब प्राइस हैज इंक्रीज्ड,
रेड मतलब प्राइस हैज डिक्रीज्ड ड्यूरिंग दैट 5 मिनट्स। 15 मिनट्स मतलब 3 5 मिनट्स के कैंडल मिला के एक कैंडल बनेगी। 3 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट्स मेक्स 1 कैंडल, दैट इज 50 मिनट्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यू कैन सी नीचे एक्स एक्सिस पे इट इज 27 अगस्त 12 दोपहर के 12 बजे की कैंडल है। सो दैट स्टार्टेड एट 12 एंडेड एट 12:15। नेक्स्ट कैंडल 12:15 की होनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो 12:15, इट स्टार्टेड एट 12:15 आफ्टरनून एंड विल एंड एट 12:30। नेक्स्ट कैंडल 12:30 की होनी चाहिए। नीचे देखो 12:30 टू 12:45, ये 12:45 की होनी चाहिए टू 1। सो अगर मैं इस कैंडल को देखता हूं, इस कैंडल को देखता हूं, एक सेकंड, सपोज हमने इस कैंडल को लिया, ये वाली कैंडल को, दिस टॉक्स अबाउट द चेंज इन द यूएसडी आईएनआर, या मैं रिलायंस लेता हूं जो बच्चों को जनरली सपोज एग्जाम्पल ये मेरा है, इससे बेटर आपको भी दिखा सकता हूं। 1 मिनट की कैंडल, या 1 मिनट की कैंडल, यहां पे ध्यान देना, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। दिस इज 11:18 की कैंडल है, अभी अपना 11.18 मिनट्स रहेंगे। देखो इस कैंडल, लास्ट कैंडल पे ध्यान देना, जैसे वो मिनट कंप्लीट होगा नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। न्यू कैंडल स्टार्टेड, देखो यहाँ पे चेंज होगा अब। मतलब एक कैंडल 1 मिनट में क्या शेयर की प्राइस कम ज्यादा हुई वो बात करता है। देखो प्राइस इंक्रीज हो गई, ग्रीन मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर प्राइस गई, नीचे गिर गई प्राइस, फिर नीचे गिर गई, जहां से ओपन हुआ था उसके नीचे गिरी है, फिर नीचे गिरी, हाँ थोड़ी ऊपर आ गई, मतलब नीचे इतना नीचे था ऊपर गया, फिर थोड़ा, फिर भी ओपन से नीचे। जब वो मिनट कंप्लीट होगा यू विल शिफ्ट टू द न्यू कैंडल। देखो प्राइस इंक्रीज हो गई, जहां पे ओपन हुआ था ना उससे ऊपर गई प्राइस। ग्रीन मतलब ओपन से प्राइस ऊपर जाती है, रेड मतलब ओपन के नीचे रहती है। देखो नई कैंडल स्टार्ट हो गई। सो ये ग्रीन कैंडल क्या सिग्निफाई करती है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस ग्रीन कैंडल ट्राइज टू टेल during this 1 minute, because this is 1 minute candle, during this 1 minute 11 exactly 11 से 11.01 ड्यूरिंग दैट 1 मिनट रिलायंस का शेयर यहाँ पे ओपन हुआ नीचे। ग्रीन मतलब ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। प्राइस उस टाइम इंटरवल में ऊपर गई, उस इंटरवल में प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुई, ऊपर जाके क्लोज हुई। सो क्लोज इज मोर देन ओपन, उसको बुलिश बोला जाता है। बीसीके में सीखेंगे हम ये। ऊपर इफ प्राइस इंक्रीजेस एंड क्लोजेस अबव द ओपन, उसको बुलिश बोला जाता है, तो ग्रीन कैंडल होती है। एंड प्राइस ओपन होके नीचे गिर के क्लोज होती है, नीचे क्लोज होती है, उसको बेयरिश बोलते हैं। बेयरिश कैंडल रेड होती है, रेड। तो इसमें प्राइस रिलायंस का शेयर यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे बाजू में प्राइस दिखेगा वाई एक्सिस पे 2116 समथिंग, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर प्राइस इंक्रीज हुई और इन्हें यहाँ पे क्लोज हुई। सो ये ओपन है, ये क्लोज है। अगर यहां से नहीं समझ में आता तो ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे O स्टैंड्स फॉर ओपन, S स्टैंड्स फॉर हाई, L स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, लोएस्ट एंड क्लोज। मैंने इस कैंडल पे क्लिक किया है, वहां पे O चेक करो, O इज 2116, 2116 पे शेयर ओपन हुआ ड्यूरिंग दैट 1 मिनट एंड इट क्लोज्ड एट 2119। इट ओपनड एट 16, क्लोज्ड एट 19, 3 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। एज इट इज इंक्रीज्ड, ओपन इज बिलो, क्लोज इज अबव, दिस इज बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट मिनट में इट ओपन, रेड कैंडल है, मतलब ओपन ऊपर रहेगा, क्लोज नीचे रहेगा। चेक करो उधर लिखा होगा ओपन इज 19.95,
opened at during that 1 minute 192119.95 पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ 95 पैसे कम गिरा। देखो 19.95 एंड क्लोज हुआ 19 पे, 95 पैसे गिरा ड्यूरिंग दैट 1 मिनट। ऐसे होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन यहाँ पे हुआ है, मेरा कर्सर जहां पे, अगर प्राइस उसके ऊपर जाएगी तो ग्रीन होगी, नीचे आएगी, नीचे आई है देखो रेड हुई है, उसके ओपन के ऊपर जाएगी तो ग्रीन, नीचे गई तो रेड। कर्सर है, देख रहा मैं कर्सर का पॉइंट, प्राइस नीचे गिरी कर्सर से इसलिए वो रेड है, फिर ऊपर, मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग ना, नीचे गिर रही है प्राइस, ओपन से नीचे उस 1 मिनट में नीचे गिरी, इस 1 मिनट में देखो ना कितना कम गिरा। मगर मैं एक कैंडल पे क्लिक करता हूं, 14 पैसे 2114 पे ओपन हुआ, जस्ट 5 पैसे नीचे गिरा था, जस्ट 5 पैसे नीचे गिरा था। तो ऐसे आप देख सकते हो, मैं डेली जाता हूं, डेली 1 डे, हाउ मार्केट रिएक्ट्स बिफोर द एक्चुअल चेंजेस। आई कैन शो यू। लॉकडाउन कब लगा था? लॉकडाउन लगा था ऑलमोस्ट 20 के बाद लगा था ना, कब लगा था? 20 के बाद लगा था, मार्च 20 मार्च के बाद लगा था। हम अब निफ्टी देखते हैं जो मार्केट का इंडाइसेस है, निफ्टी 50 देखो, ट्वेंटी थर्ड या 24 देखो, ये निफ्टी का है, निफ्टी 50 इंडिया, ठीक है, ओके, लेट मी शो यू। मार्केट ने गिरना कब स्टार्ट किया? गिरना कब स्टार्ट किया? नीचे डेट है 5 मार्च से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, गिरना स्टार्ट हो गया। यू कैन सी मार्केट अंडरस्टूड, पहले ही उनको पता चला था कि लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, मार्केट पहले ही डिक्रीज होने लगा। ऑलमोस्ट 5-6 डेज बिफोर देयर वाज अ न्यूज कि लॉकडाउन लगेगा इंडिया में भी, बाहर लग रहा था, देखो ना मार्केट अच्छे से चल रहा था, सडनली डिक्रीज हो गया 5-6 दिनों में, किधर से किधर गिरा देखो, 12,150 प्राइस थी, यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, ऑलमोस्ट 12,250 प्राइस थी, नीचे गिर गया 7,001, राइट। 24 को लॉकडाउन लगा, देखो 24 को लॉकडाउन लगा, नीचे गिरा पूरा मार्केट, 12,000 से 7,000 पे आके गिरा, ऑलमोस्ट 5,000 का डिक्रीज हुआ ड्यूरिंग दैट पीरियड। मार्केट ने पहले रिएक्शन देना स्टार्ट किया। इफ यू वांट टू चेक, राइट, हम यहां पे भी देख सकते हैं, लेट मी शो यू। पुलवामा अटैक हुआ था ना, डेट क्या थी पुलवामा अटैक की? आई डोंट नो, क्या डेट थी पुलवामा अटैक की, किसको पता है? फरवरी कुछ तो हुआ था, यहाँ पे लिखा है 14 फरवरी 2019, ठीक है, देखते हैं। मार्केट को क्या, मार्केट को कुछ पता था क्या? टू 2019 ना, 18 नहीं है, नवंबर, हाँ 19 स्टार्ट हो गया, फरवरी देखना है ना, कब हुआ? 14 फरवरी। 7 फरवरी को मार्केट देखो, 7 फरवरी के बाद मार्केट कंटिन्यूसली मार डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और कहां पे तुम्हारा 14 फरवरी को अटैक हो गया, 14 फरवरी कुछ तो अटैक हो गया मार्क, इसलिए लोग बोलते हैं कि इट वाज प्लान्ड, कोई लोगों को पता भी था, ऐसे लोग बोलते हैं, आई डोंट नो, ऐसे नहीं होगा, अपने जवान को कौन मारेगा, बट अपोजिशन वाले बोलते हैं मार्केट रिएक्ट्स बिफोर। देखो मार्केट इंक्रीज हो रहा है, इससे कुछ नहीं है, अच्छे से खासे से चल रहा था, डिक्रीज होने लगा, ठीक है,
फिर से मार्केट ने बाउंस बैक किया, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन के टाइम के चार्ट्स देखो, 2-3 दिन पहले मार्केट को समझ में आता है कौन जीतने वाला है। ये जो प्राइसेस चेंज होती है ना, दिस इज सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, डिमांड एंड सप्लाई, सेंटिमेंट के हिसाब से रहता है। दे रिफ्लेक्ट्स व्हाट पीपल थिंक। एंड अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कुछ तो अच्छा हो रहा है, मतलब ग्रोथ है, प्रॉस्पेक्ट है, इसलिए वो होता है। अगर नहीं है, लाइक एग्जांपल आई कैन शो यू आइनॉक्स। अभी रिसेंट रिसेंट आइनॉक्स देखा, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट अब सब लॉकडाउन हटा रहे हैं, बराबर ना, या ओपन कर रहे हैं मॉल्स वगैरह सब चीजें। अभी भी थिएटर्स को परमिशन नहीं थी एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट सितंबर में परमिशन मिलेगी, बराबर ना। अब देखो सितंबर में परमिशन मिलेगी। देखो सितंबर में परमिशन उनका। दिस इज आइनॉक्स। ये कब का है पता है क्या आपको? 25 फरवरी। देखो 25 फरवरी या 24 फरवरी आइनॉक्स का शेयर किधर था? 507 पे था। इस साइड वाई एक्सिस पे प्राइस है। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मई तक, 18 मई तक प्राइसेस डिक्रीज होती रही, बिकॉज देयर वाज नो चांस। अप्रैल में 18 मई 15 मई मिड तक इट वाज गारंटीड कि खुलेगा ही नहीं। पूरा मार्केट, उसके शेयर्स देखो कहां से 500 से 160 हो गए थे, 160। फिर मई में लगने लगा कि प्राइस जून से लॉकडाउन हटेगा, तो सेंटिमेंट की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होने लगी। बट एक बीच में न्यूज आने लगी कि लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा, फिर से प्राइसेस डिक्रीज होने लगी। नाउ अगस्त देखो, अगस्त में लास्ट अगस्त देखो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि दे विल अलाउ थिएटर्स टू ओपन, एंड जैसे थिएटर्स ओपन होंगे तो दे विल स्टार्ट मेकिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट्स कमाना स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल इंक्रीज द प्राइजेस। सो लोगों ने इन्वेस्ट करना फिर से, उनकी डिमांड फिर से इंक्रीज होने लगी। बट बट अभी बीच में राइट, अपनी स्टेट गवर्नमेंट फिर भी रिलक्टेंट है। तो उद्धव ठाकरे का कुछ तो इंटरव्यू हुआ 2-3 दिन पहले, राइट, तो फिर से वो डिक्री मार खाया उसने। बट अपोजिशन ने बोला हम स्ट्राइक पे जाएंगे वगैरह सब चीजें, राइट, बहुत सारी चीजों की वजह से इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो ये सेंटिमेंट दिखाता है। आप मार्केट डेफिनेटली आपको सेंटिमेंट दिखाता है, इंडिकेट करता है। यू हैव टू, यू शुड बी इन पोजीशन टू रीड इट, नथिंग मोर देन दैट। सो दीज आर सम लीडिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, या आगे आगे लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन, एक सेकंड ना। सो द लास्ट पॉइंट फॉर द डे, लिख लेना, लिख लेना। What are the causes for the business cycle? Causes for the business cycle are two basically. Causes for business cycle are two. One cause is internal causes and external causes. Internal and external. Internal and external. Simple causes से लिख लेना. Internal causes and external causes. Okay. इंटरनल कॉजेस, एक्सटर्नल कॉजेस लिख लेना। कॉजेस ऑफ, ठीक है, बिजनेस साइकिल।
कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Internal causes and external causes. Okay. Internal causes. First, aggregate demand or effective demand. Effective demand. Changes in aggregate demand or effective demand. If you remember aggregate demand का formula it is C consumption expenditure plus I investment expenditure plus G government expenditure plus X minus export import X minus M plus receipts minus payments from foreign transaction. So इनमें सब changes, इनमें किसमें भी change होगा that will change aggregate demand, and aggregate demand eventually changes the business cycle or impacts the business cycle. तो लिख लेना first, increase. If aggregate demand increases, right, it is right expansion. It indicates expansion. Aggregate demand will increase because right demand is increasing because people have money. Why people have money? Because they have employment. Why there is employment? Because there is a production activity taking place. Why there is a production activity? Because people are demanding. So अगर aggregate demand खुद increase होती है, aggregate demand increase होती है, तो यहाँ पे लिख लेना increase मतलब rightward shift. लिख लेना increase in aggregate demand means rightward shift. Aggregate demand curve right पे shift हो गई, shift to the right. मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इज मोर, रिसीट्स आर मोर नेट. सो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, इट इज अ साइन ऑफ द एक्सपांशन. बट समटाइम्स higher aggregate demand, if not supplied by the production, it may set off the inflation. And if there is a decrease in aggregate demand, shift to the left. It is contraction. और इसको हम बोलते हैं हाँ कॉन्ट्रैक्शन. इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. देन डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन सेकंड. देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग. Changes in investment also changes the business cycles. If investments are increasing, it will lead to shift. एग्रीगेट डिमांड कर क्या होगी, राइट में शिफ्ट होगी. ठीक है. देन increase in investment will cause expansion. Why people are investing? Because they are expecting profit. They are optimistic about the return on their investment. They are optimistic about the economy, and therefore they are investing more. So they are expecting prices will increase, output will increase, profit will increase, profit margins will increase. So they are investing. But if people are decreasing their investments, people are investing in the safe haven securities. Safe haven securities means less risky securities like government bonds, FDs. समझ में आ रहा है, यूएस डॉलर्स में. सो उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनकी जनरली प्राइसेस कम नहीं होती, सेफ है लेकिन दे आर सेफ, तो रिटर्न्स भी कम होते हैं. Instead of investing in the business which is risky, they have started investing in the safe haven securities.
In that case, it is a sign of the contraction that will result in contraction. Because investments are very important for the expansion. Third, right? Government spending. Government changes in government spending. You know, like government spends money like during this lockdown or to overcome the like to bring the economy on a normal track. Government has like proposed the package. गवर्नमेंट ने जो पैकेज प्रपोज किया है, ठीक है, आपने अभिषेक सर का लेक्चर सुना होगा, तो कितना इफेक्टिव पैकेज है आपको पता है, ठीक है। जो पैकेज उन्होंने प्रपोज किया, तो दैट वो जो पैकेज है उसकी वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट पैकेज अनाउंस करती है या गवर्नमेंट खर्चा करती है, दैट इज सपोज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, उससे मनी अवेलेबल होगा इकोनॉमी में। गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई which will effectively create the demand, which will effectively create the investment and output and employment and everything. To bring the economy into the normal track, government keeps on increasing the expenditure. It can be capital expenditure, recurring expenditure, development expenditure, non-development expenditure, जो भी होगा वो, try to understand. Government has to incur, government incurs expenditure during the downturn, heavy expenditures. But sometimes these heavy expenditures also results in increase in unnecessary money supply, and that sets off the inflation. ये भी समझ में आना चाहिए. At the government, right? Government खर्चे करती है, but sometimes that results in that they are politically motivated sometimes, ठीक है, and that may right set off the inflation. Sometimes to curb the inflation, government right carries out anti-inflationary practices, like they will cut down the spending, they will increase the taxes, समझ में आ रहा है, they will increase the interest rates, etc. Such anti-inflationary practices by the government reduces the money supply in the economy, right? It reduces the demand, production, and sometimes it may results in recession. Like demonetization is welcome on some aspects and also criticized on some aspect, obviously, because demonetization के बाद इकोनॉमी का ग्रोथ रेट डिक्रीज हो गया. आई एम नॉट हियर टू डिबेट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, बट कहां पे उसका बहुत फायदा भी हुआ और कहां पे उसके उतने तोटे, लाइक उसका डिसएडवांटेजेस भी थे, राइट? एवरी कॉइन हैज टू साइड्स एंड वी शुड गिव स्पेस फॉर द बोथ. सो मैं आपको बोल रहा हूं कि like demonetization is an anti-inflationary practice, right? Government has tried to remove the money from the hands of the people, black money specifically. The objective was very clear कि black money withdraw करना है, right? So but it has reduced the money supply overall in the economy. It put burden on the banks because वो पैसा बैंक में गया है सबका, and उसमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. जनरली इतना पैसा बैंक में भी नहीं आता था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड बाद में इसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर अगर आपको पता है, दे फेस्ड ए चैलेंज. ऑन सम फ्रंट इट इज रियली गुड मूव, ऑन सम फ्रंट्स कोई बोल रहा है ये बहुत ड्रास्टिक मूव थी, मतलब बहुत एंड का उन्होंने कर लिया, इतना भी नहीं करना था. सो हमें वो नहीं देखना है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं डिमोनेटाइजेशन, ठीक है? सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, so government increase its spending that will to bring economy out of the recession and it will put on a normal track, तो expansion होगा. And sometimes increased government spending also increases inflation. At that point of time government has to decrease the spending, but that may leads to contraction. नंबर 4, ठीक है? देन ध्यान देना अब क्या क्या है.
सिंपल पॉइंट्स है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ध्यान देना. सो फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, underline according to Keynes, fluctuations in the economic activities are due to, why economic activities, fluctuations in the economic activities of business cycle. So business cycles are due to fluctuations in aggregate effective demand, aggregate demand or effective demand. ठीक है. In a free market economy where maximization of the profits, right, where the maximization of the profits is the aim of the businesses, अगर aggregate demand is high, to maximize the profit they will produce more. To produce more they will make more investment. More investment results in more employment. More employment will result in more income, more savings, more credit creation. Every industry, economy will expand. A higher level of aggregate demand will induce businesses to produce more. As a result, there will be more output, more income, more employment. However, aggregate demand, if outspurts, right, is more than, outstrips the aggregate supply, it causes inflation. इसके exactly उल्टा. As again this, aggregate demand is low. If aggregate demand is low, there is no demand, producers will not supply, no supply, no investment, no employment, or low level of employment, low income, right? Recession. There will be lesser output, income, and employment. Investors sell stock and buy the safe haven investment that traditionally do not lose the value, like bonds, governments, US dollar, etc. Right? Companies lay off the workers, consumers lose their jobs, stop buying anything but the necessities. This causes downward spiral. Okay? Then the difference between exports and import, X minus M, is also component of the business cycle. Right now, aggregate demand. Export and import is the net foreign demand for goods and services. Net foreign demand for goods and services. This is component of aggregate demand, right, in the economy, and therefore variations in export and imports also changes aggregate demand. So consumption expenditure में change हो सकता है, investment expenditure में change हो सकता है, then government spending में change हो सकता है, net foreign demand X minus M plus receipts, इनमें changes the aggregate demand, it changes aggregate demand, and changes in the aggregate demand results in business cycles. Again, fluctuations in investment. Fluctuation, investments increase हो रही है तो it results in expansion, decrease हो रही है तो investment depends on the profit. आपको कितना return मिल रहा है. If you are expecting increase in the interest, या आपको लग रहा है कि profits increase हो सकते हैं, तो you will invest more, otherwise you will not. According to some economists, fluctuations in the economy, investments are the prime cause of the business cycle. Investment spending is considered to be most volatile component of the aggregate demand. Investments fluctuate quite often because of changes in the profit expectations of the entrepreneur. अगर entrepreneur को लगता है कि profit बढ़ेगा, they will invest more. That will set the expansion. अगर उनको लगता है कि profit decrease हो जाएंगे future में, they will invest less, and that will set the contraction. Again, new inventions also causes new investments. New innovations may cause entrepreneurs to increase investments in the projects which are cost efficient or more profit making. ठीक है? Or investment may rise when the rate of interest is low in the economy. Rate of interest is low, you can borrow more at a lower cost, you will invest more. Increase in the investment shift aggregate demand to the right. Aggregate demand to the right. Aggregate demand to the right हो रही मतलब shift हो रही मतलब increase in aggregate demand expansion. अगर aggregate demand लेफ्ट पे शिफ्ट हो रही है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो रही है, राइट, इट इज रिसेशन लीडिंग टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन. डिक्रीज इन्वेस्टमेंट हैव द अपोजिट इफेक्ट. वेरिएशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. फ्लक्चुएशंस इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग with its impact on the aggregate economic activity obviously has its impact on the aggregate economic activity, that is business cycles, right? Government spending especially during and after the wars
हैज डिस्टेबिलाइजिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. ड्यूरिंग वॉर क्या होता है, गवर्नमेंट मूव्स इट्स रिसोर्सेज, डाइवर्स इट्स रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉर गुड्स. वॉर के टाइम क्या होता है, जब वॉर पे होती है कंट्री, गवर्नमेंट जो भी रिसोर्सेस है, जो कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, राइट, वो सब रिसोर्सेस गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करती है, टू प्रोड्यूस द वॉर गुड्स. तो इनके ऑब्वियसली अगर रिसोर्सेस यहाँ पे लग गए तो देयर इज, राइट, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाता है इकोनॉमी में, इनकम कम हो जाती है एंड रिसेशन आ जाता है. वॉर इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अपनी मीडिया बोल रही है कि डेली वॉर करना चाहिए, बट दैट इज नॉट गुड फॉर अस एज वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन हैविंग पावर इज डिफरेंट, राइट. प्रोटेक्शन करना तो ऑब्वियसली करेंगे, बट वॉर इज ऑलवेज नॉट गुड फॉर द एनी कंट्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन उसमें हमारा भी नुकसान होता है. हाँ, इसका मतलब किसी ने सामने से अटैक किया तो चुप नहीं बैठना है, तो ऑब्वियसली रिवर्ट करना. जो पुलवामा अटैक के बाद जो एयर स्ट्राइक किया ना, दैट इज द बेस्ट, वो तो बेस्ट है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है. बट इन हम खुद होके नहीं कुछ छेड़छानी करेंगे, दैट इज गुड थिंग. हम पे करेंगे तो हम करेंगे, दैट इज अनदर एंड दैट इज द बेस्ट. बट वॉर इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, ये उनको भी समझ में आना चाहिए. गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेशली ड्यूरिंग द एंड आफ्टर वॉर्स हैज destabilizing effect on the economy. Then macroeconomic policies of the government, monetary policy and fiscal policies. Monetary policies are decided by RBI, fiscal policy decided by government. लिख लेना है कहां पे, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आरबीआई जो डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी, यू नो, सीआरआर, एसएलआर, राइट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, राइट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस याद रहेगा आपको, राइट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स याद रहेगा. वो जब सब चीजें थे वो मॉनिटरी थे. लाइक एग्जांपल, ड्यूरिंग द रिसेंट टाइम आरबीआई इज कटिंग डाउन द रेपो रेट्स. रेपो रेट डिक्रीज हो रही है. रेपो रेट इज अ मेन रेट. रेपो रेट डिक्रीज कर रही है आरबीआई, उसकी वजह से द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग. मनी सप्लाई, दे आर ट्राइंग टू इन्फ्यूज द मनी इन द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग द, राइट, रेपो रेट, लीडिंग रेट, रेपो रेट, बेंचमार्क रेट, रेपो रेट को डिक्रीज कर रहे हैं. सो दोज आर मॉनिटरी पॉलिसीज विच यू लर्न इन 12th, एंड जो हम बीसीके में भी एक दो पैराग्राफ में उन्होंने समझाया, वो वहां पे जस्ट एक रिवाइज करेंगे. Fiscal policies, whether government wants to give more tax benefits or not. Government give tax benefit, like example, tax holidays. Tax holidays concept you will learn in inter. Section 80, section 80 में deductions related sections है. In that you will learn, right, कि if you enter into some specific industry like infrastructure industry, you are not required to pay taxes for like 10 years. जितना भी प्रॉफिट कमाओगे आपका रहेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग इन सच इंडस्ट्री कि जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो उनके केस में टोल नाका वगैरह आपने सुना होगा, दे डोंट पे द टैक्सेस. क्यों? बिकॉज उनके लिए वो सेक्शंस एप्लीकेबल है. दे आर, उसको बोला जाता है टैक्स हॉलिडे पीरियड, कि आपको उस पीरियड में टैक्स पे नहीं करना, कितना भी कमाओ आप. सो दैट इज द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे. डे आफ्टर, राइट, डे बिफोर, कल या परसों, आई थिंक कल नहीं परसों, यस, ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिक्रीज द स्टैम्प ड्यूटी. क्यों? बिकॉज आफ्टर रेरा 2017, राइट, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा, राइट, एक्ट 2017, फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ एंड जीएसटी एप्लीकेबल किया रियल इस्टेट्स पे. These three changes have created a lot of burden on the real estate sector. RERA आ गया. RERA is very strict and it is good for the investors या purchasers, buyers. RERA, उसके बाद आगे आपका GST एप्लीकेबल किया फ्लैट्स पे. इफ यू परचेस रेडी पोजेशन फ्लैट तो आपको जीएसटी पे नहीं करना होता है. मतलब आप रेडी फ्लैट परचेस करो तो जीएसटी नहीं. जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो फ्लैट परचेस करते तो यू हैव टू पे द जीएसटी. ठीक है, वो जीएसटी आ गया फ्लैट्स वगैरह इन पे, रियल इस्टेट पे. और डीमोनेटाइजेशन की वजह से उनके पास जो ब्लैक मनी था ना, जो ब्लैक में सब कर रहे थे, वो चला गया. समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम उन पे कंट्रोल आ गया, बट उसकी वजह से रियल सेक्टर बहुत डाउन हो गया, स्लगिश हो गया.
तो गवर्नमेंट इज गिविंग right incentive. So Maharashtra government decided to decrease the stamp duty. महाराष्ट्र में मुंबई एंड पुणे में स्टैम्प ड्यूटी यूज्ड टू बी 5%. जो एग्रीमेंट वैल्यू होती है उसकी 5% स्टैम्प ड्यूटी होती है महाराष्ट्र एंड मुंबई में, एंड बाकी सिटीज में इट इज 6%. तो उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक इफ यू बाय एनी प्रॉपर्टी you have to pay just 2% stamp duty. So government is ready to lose some revenue just for the purpose. उसमें जो बिल्डर है उसका नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट का नुकसान होगा, बिकॉज गवर्नमेंट को जो स्टैम्प ड्यूटी मिलती थी 5% के हिसाब से अब वो 2% के हिसाब से मिलेगी फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स. बट इसकी वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर सोचेंगे, बायर सोचेंगे, जिन्होंने प्लान बना के रखा था कि हमें कभी फ्लैट लेना है, हमें कभी लैंड लेनी है, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, इन कंस्ट्रक्शन, जैसे भी है, अब उसकी स्टैम्प ड्यूटी कम होने की वजह से कम राइट, अगर आप ये पकड़ के चलते हो 1 लाख के पीछे आपको 5% पे करना था, 1 लाख के पीछे सपोज 5,000 पे करना था, नाउ यू हैव टू पे जस्ट 2,000. सो 1 लाख के पीछे 3,000 की सेविंग्स होगी. इट इज गुड सेविंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज फ्लैट्स की वैल्यू 1 लाख में नहीं होती, इट इज इन राइट सम 40, 50, 100 lakhs एक्सेट्रा. तो अकॉर्डिंगली आपके 3-4 लाख की सेविंग होने वाली है, तो पीपल विल बाय मोर. दिस इज जस्ट टू बूस्ट द रियल एस्टेट सेक्टर, राइट. गवर्नमेंट हैज डिक्रीज द स्टैम्प ड्यूटी. तो इज अ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि हम स्टैम्प ड्यूटी डिक्रीज करेंगे, एंड उसके वजह से उस सेक्टर को लाइक, एंड रियल एस्टेट में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, मेनी पीपल आर वर्किंग द रियल एस्टेट, उसमें कुछ एजुकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, किसको भी काम मिलता है उसमें. एग्जाम्पल, so to boost that sector, to bring the economy on like track, उन्होंने वो डिसाइड किया कि हम 4 मंथ्स के लिए हम स्टैम्प ड्यूटी डिक्रीज करेंगे. नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट रियल सेक्टर विल गेट सम बूस्ट. दूसरा, इसमें कंज्यूमर का फायदा हो रहा है, प्रोमोटर्स, बिल्डर्स का कोई नुकसान नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट हैज डिक्रीज देयर रेवेन्यू. देन आफ्टर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में द स्टैम्प ड्यूटी विल बी 3%. उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा. एग्जांपल दे रहा हूं. सो दिस इज अ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो रिसेंटली है आपके सामने, ठीक है. सो गवर्नमेंट लाइक एग्जांपल, वो कुछ तो साइक्लोन आया था रायगढ़ वगैरह वहां पे. सो वहां पे जो भी डिस्ट्रक्शन हुए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अलीबाग वगैरह, अलीबाग नहीं था वो, रायगढ़ एंड उस एरिया में, राइट ना. तो उन वहां पे गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्पेंड मोर. So these fiscal policies, right, by the government increases spending and increases money supply, and expansion comes into picture. Sometimes government may reduce the spending. So monetary policies of the RBI, fiscal policies of the government also cause business cycles. Expansionary policies, underline this, expansionary policies such as increased government spending, tax cuts, are most common methods of boosting aggregate demand. Expansionary policies की वजह से aggregate demand increase होती है. This results in booms, ठीक है. Similarly, softening of the interest rates, interest कम कर रही है गवर्नमेंट. हाउसिंग पे कितने इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, उससे क्या होता है कि लोगों को कम रेट में लोन मिलते हैं, एंड राइट द हाउसिंग सेक्टर की डिमांड इंक्रीज होती है. Similarly, softening of the interest rates, often motivated by the political motives, leads to inflationary effects and decline in the unemployment rate. Anti-inflationary measures, एक है expansionary policies, दूसरे anti-inflationary measures by the government, such as reduction in the government spending, increase in the taxes, right? Interest rate, right? Increase in the taxes and the interest rates cause a downward pressure on the aggregate demand, और वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाती है, एंड इकोनॉमी स्लोज डाउन. एट टाइम्स सच स्लोज डाउन मे बी ड्रास्टिक, शोइंग नेगेटिव ग्रोथ रेट, एंड मे अल्टीमेटली एंड अप द रिसेशन. तो लिख लेना मॉनेटरी पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसमें 2 लिखना है खाली, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. उसमें एक एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, इसमें लिखो फिस्कल, गवर्नमेंट, मॉनेटरी, आरबीआई.
आरबीआई, इनके पॉलिसीज के बारे में हम बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक्सपांशनरी पॉलिसीज नाम में ही है। इंक्रीज इन स्पेंडिंग्स, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्रीज इन टैक्सेस, नेक्स्ट स्टैम्प ड्यूटी डिक्रीज किएगी, इट इज एक्सपांशनरी पॉलिसीज। पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इट इज एक्सपांशनरी पॉलिसीज। ठीक है, एंड दूसरी होती है एंटी इंफ्लेशनरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट को सख्त रहना पड़ता है उसमें। इसमें एक और लिखो, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ऊपर डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, सो रेट्स कम होंगे तो बोरोइंग कॉस्ट डिक्रीज होगी, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, पीपल विल बोरो एंड इन्वेस्ट, एंटरप्रेन्योर्स विल बोरो एंड इन्वेस्ट। एंटी इंफ्लेशनरी पॉलिसीज, इसमें आ जाएगा डिक्रीज, एग्जैक्टली इसका उल्टा, अपोजिट। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5 आगे सिंपल है, अब ज्यादा कुछ नहीं है। मनी सप्लाई, इसका नाम आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, अकॉर्डिंग टू ये जो भी है। ठीक है, ट्रेड साइकिल्स, उसको हाईलाइट करके रखना एमसीक्यू के लिए। ट्रेड साइकिल्स इज प्योरली मॉनिटरी फिनोमिना, अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेड साइकिल्स आर प्योरली मॉनिटरी फिनोमिना। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, मनी इजीली अवेलेबल है, राइट, पीपल विल स्पेंड मोर मींस मोर डिमांड मींस मोर प्रोडक्शन, एंड अगर वो डिमांड मीट नहीं होती है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा। So increase in money supply results in expansion, decrease in money supply, right, will results in contraction. So देखो क्या लिखा है, unplanned changes in the supply of money may cause business fluctuation in the economy, like demonetization, मे बी गवर्नमेंट ने उस पर प्लान किया होगा, बट बिजनेसेस वगैरह सोसाइटी के लिए वो अनप्लान था, तो दैट ऑब्वियसली क्रिएटेड ए बिग चेंजेस इन द इकोनॉमी। Unplanned changes in the supply of money may cause business fluctuations in the economy. ठीक है, an increase in the supply of money causes expansion in the aggregate demand and economic activities, expansion होगा, however excessive increase in the credit and the money also sets off the inflation in the economy. Capital is easily available, therefore consumers as well as businesses can borrow at a lower rates. This stimulates more demand, creating a virtuous cycle of the prosperity. लोगों के पास पैसा इसलिए वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जैसे आपके केस में होता है, आपको मार्क्स बांटते हैं 10th एंड 12th में, बांट रहे, और उससे आपको लगता है आप बहुत होशियार हो गए, आपको लगता है मुझे 95% आ गए, मुझे 99% आ गए, एक बबल है वो फूट जाएगा कभी ना कभी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ज्यादा मनी सप्लाई की वजह से राइट, ओवरऑल इकोनॉमी में लगता है कि एवरीवन कैन स्पेंड, एवरीवन हैज पावर टू स्पेंड, बट एक्चुअल में राइट वैसे होता नहीं है। सो इट इज अ विशियस साइकिल ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। आगे, देन ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी में रिवर्स द प्रोसेस एंड इनिशिएट रिसेशन इन द इकोनॉमी। तो इसलिए आरबीआई is an apex authority which actually manages money supply, but every government interferes in it. That is a reality as well, that has to be accepted. If RBI on their own manages, it will manage very well. So main right, Indian economic growth होने का एक one of the obviously right reason is the RBI. Credit goes to RBI obviously, but obviously many times we have seen during Congress governments as well as BJP governments कि the government influences the RBI. They try to like pursue RBI to follow what they are thinking. So money supply लिख लेना, simple है, increase in money supply, expansion, but एक monitor like moderate होना चाहिए. Inflation is good, moderate inflation is good, always remember, moderate inflation is always good. Next,
सो मनी सप्लाई, चेंजेस इन मनी सप्लाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मनी सप्लाई लिख लेना, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इट विल क्रिएट एक्सपेंशन, इसके नेगेटिव इफेक्ट है, इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन इंफ्लेशन, राइट, vicious cycle of prosperity, then and decrease in money supply, right, recession, right, depression. Number 6 again, then psychological factors, like are you pessimistic environment है या ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे मैंने बोला मार्केट इज ड्रिवन बाय द साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर्स, मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है। डू यू थिंक कि हर कोई उतना स्टडी करके करता होगा? 1 or 2% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली स्टडी करते हैं, बाकी तो सेंटिमेंट पे काम चलता है, बाकी तो सेंटिमेंट पे काम चलता है, एंड देयर इज द रियलिटी। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये भी अकॉर्डिंग टू पिक, modern business economists, modern business activities are based on anticipation of the business community and are affected by the waves of optimism and pessimism. इसको underline करके रखना। According to him, today's activities, आज जो भी हम करते हैं, it is based on what you expect. If you are optimistic, you will invest more. If you are pessimistic, you will not invest more. और इफ यू थिंक कि आगे जाके पूरा चेंज होने वाला है, लाइक आफ्टर लॉकडाउन मे बी मेनी थिंग्स विल चेंज, अकॉर्डिंगली द एक्टिविटीज विल आल्सो चेंज। बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर द आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द माइंड, साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ माइंड ऑफ द बिजनेसमैन, राइट, बिजनेस फ्लक्चुएशन, व्हाट दे थिंक। इफ एंटरप्रेन्योर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर मार्केट कंडीशंस, they make investment and result expansionary phase may begin. The opposite happens when entrepreneurs are pessimistic about the future market conditions. Investors tend to restrict their investment. With reduced investment, employment, income and consumption also reduces and economy faces contraction. ठीक है, so लिख लेना psychological factors, optimism, optimistic, if businessmen are optimistic or pessimistic, expansion and contraction. Like today, after, during this lockdown or even after, many businessmen are pessimistic. क्या होगा पता नहीं। Then ये पैराग्राफ को अंडरलाइन करके रखना और उसको हाईलाइट करके रखना, VIMP। ये डेटा है, बस ध्यान देना क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू स्टूमटर्स इनोवेशन थ्योरी, इनोवेशन थ्योरी के पीछे स्टूमटर का नाम है, राइट। ट्रेड साइकिल्स ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ इनोवेशन विच टेक्स प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो बोलता है इनोवेशन की वजह से ट्रेड साइकिल्स होते हैं। The cobweb theory, the cobweb theory propounded by Nicholas, जो भी है, holds that business cycles results from the fact that present prices substantially influence the production at some future rate. इसको अंडरलाइन करके रखना, the cobweb theory, the cobweb theory propounded by Nicholas Caldo, जो कोई भी है, according to him, आज की prices will decide the future because people they have to spend today. So अगर they can buy today, it will create demand and future में investment होगी. So today will decide the future. Today's actions, today's prices will decide the future actions. वही उसने बोला है, the present fluctuations in the prices may become responsible for fluctuations in the output and the employment at some subsequent period. Like today the wages
लेबर्स आर रेडी टू वर्क एट ए लोअर वेजेस. टुडे मार्केट इतना डाउन है कि आप ट्रफ स्टेज में हो सपोज, राइट, एंड वहां पे लेबर्स आर रेडी टू वर्क एट ए लोअर वेजेस. टुडे लोअर वेजेस will result in right recovery because lower cost पे प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए right producer will hire them, they start producing, optimism आ जाएगा and economy revive होगी. So जो कल जो revive होने वाला है that depends on today's prices, या जो कल changes होने वाले हैं, prices are increasing very sharply, input prices, commodity prices, सबके prices increase हो रही है. Today's prices will decide कि कल जाके recession आएगा. कल मतलब नॉट नेसेसरी कल, इन अ फ्यूचर, नियर फ्यूचर. समझ में आ रहा है? लाइक हम ये बहुत बार बोलते हैं रियल एस्टेट में, बिफोर दिस रेरा केम्स इनटू पिक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पुणे मुंबई में प्राइसेस अननेसेसरी इंक्रीज किए थे, अननेसेसरी, इतने हेवी प्राइसेस, इतने हाई प्राइसेस, और ये बबल बन चुका था, बबल, कि अननेसेसरी प्राइस बढ़ा के रखे, कभी ना कभी फूटेगा ना वो. एंड जैसे रेरा आ गया, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया, जैसे जीएसटी लगा दिया, फूट गया वो बबल. स्टिल प्राइसेस आर हाई टुडे, बट अगर 3-4 साल पहले देखते हो तो आप बोलोगे वो तो बहुत ही ज्यादा प्राइसेस थे. सो उस टाइम के प्राइसेस विल डिसाइड द फ्यूचर. अननेसेसरी इतने प्राइसेस हेवी करके रखे, पीपल आर नॉट रेडी टू परचेज द फ्लैट्स. वो बोलते हैं हम रेंट पे रहेंगे, दे आर हैप्पी विद दैट. सो डिमांड इज नॉट देयर फॉर द न्यू हाउसेस. सो वो फूटने वाला था कभी ना कभी, और ये 3 चेंजेस आ गए, लग गए उनकी. So मैं आपको वही बोल रहा हूँ, प्रेजेंट प्राइजेस will decide the future course of action, right? So this is given by cobweb theory. इसलिए ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. इनोवेशन सबको पता है, स्कुम्टर का ही नाम आता है ये. cobweb theory propounded by निकोलस, ये इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू के लिए ऐसे कुछ भी पूछेंगे इधर उधर से उठा उठा के. देन एक्सटर्नल कॉजेस आर वेरी सिंपल, मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा इसमें. वॉर्स, अभी मैंने वॉर का एग्जांपल दिया था. ड्यूरिंग वॉर, वो मूवी नहीं है वॉर, नहीं तो आपको लगेगा वो ऋतिक रोशन और वो उड़ा मारते दो कंटिन्यूअसली, वो कौन सी है, वो वॉर ही मूवी थी. सो वॉर, ड्यूरिंग वॉर्स द इकोनॉमी और द गवर्नमेंट diverts resources which are used in the production of capital goods and consumer goods in the production of the war goods, and therefore वहां पे जो कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, ऑल द मनी एंड एवरीथिंग. सो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इनकम डिक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज होती है, वहां पे इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, बिकॉज प्रायोरिटी इज नाउ वॉर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वॉर की वजह से ड्यूरिंग वॉर और इवन आफ्टर वॉर इकोनॉमी टेक्स टाइम टू रिवाइव. सो रिसेशन कैन बी बिकॉज ऑफ वॉर्स, even post-war reconstruction. So during the war, it goes in recession. And post-war reconstruction means government start spending more and more infrastructure, schools, healthcare services, roads, telecommunication, and धीरे धीरे वो इकोनॉमी को ट्रैक पे लेके आता. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नॉर्मल है यहाँ पे होना स्टार्ट होता है. दिस लीड्स टू एक्सपेंशन और रिकवरी. So during war, economy goes into recession or you may say contraction, and post-war जो reconstruction होगा, government will try to reconstruct the economy, right, the country. During that period, it will start recovery. Then technological shocks. Technology keeps on changing. So जो technology change होती है, that also creates the business cycles. Like growing technology enables production of the new and better products and services. Yes, these products generally require huge investments for the new technology. So अगर आपको new technology को adopt करना है, तो you have to spend more. Spend more means more employment, more income, demand will increase, expansion, right? This leads to expansion of the employment, income and the profits. Gives boost to the economy, right? Example, telecom sector जैसे जैसे improve हुआ, right? It became a booming industry. Telecom sector, IT industry, automobile sector in India, education sector in India. So they are the examples कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी, वैसे वैसे ये सेक्टर्स इंप्रूव होने लगे. लाइक इंश्योरेंस सेक्टर अब नया रहेगा इंडिया में, बिकॉज इंश्योरेंस बहुत पेनिट्रेट होने वाला है. बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, राइट, ये तो अभी कहाँ पे भी नहीं, इंडिया में हर विलेज में जाने वाले ये लोग. सो यहाँ पे टाइम लगेगा बट वो होगा. सो टेक्नोलॉजी शॉक्स,
राइट। या दूसरा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, पेट्रोल एंड डीजल ड्रिवन व्हीकल्स है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स शिफ्ट हो जाएंगे ईवीज पे, तो उनके वो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसके वजह से जो नई इन्वेस्टमेंट आएगी, राइट, दैट विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड उसकी वजह से जो सप्लाई, राइट, उस इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगेंगे उनके लिए एंसिलरी इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, तो दैट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। सो दैट चेंज इन द टेक्नोलॉजी will have good impact as well in the economy. Then generally, right, results in expansion, because आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है as technology changes. Natural factors, heavy rains or droughts obviously impacts the agriculture output. Agriculture, heavy rains and droughts results in decrease in the agriculture outputs. Agriculture output decrease होता है, इसलिए डिमांड तो वहीं पे है, the prices will increase, inflation रहेगा। समझ में आ रहा है? एंड एक जगह पे अगर कहां पे एक सेक्टर में प्रॉब्लम है, धीरे धीरे इट गेट ट्रांसमिटेड टू अदर सेक्टर्स एज वेल। नेचुरल फैक्टर्स लाइक वेदर साइकिल्स, राइट, also cause fluctuations in the agriculture output, which in turn cause instability in the economies. जनरली वो इंडिया जैसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, इन द ईयर्स द एग्रियन इकोनॉमीज में वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, right? Natural factors do change or creates business cycles in agrarian economies. Then in the years when there are droughts and excess floods, that agriculture output is badly affected. With reduced agriculture output, incomes of the farmers falls, and therefore they reduce their demand for industrial goods. Farmers will not demand, राइट, एग्रीकल्चर क्या होता है कि आउटपुट डिक्रीज होता है, प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम होगी, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम होगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट की डिमांड कम होगी, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा। एक जगह पे जो ड्रॉबैक है या एक जगह पे जो ऑफसेट है वो हर जगह पे दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। रिड्यूस डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कॉज इंडस्ट्रियल रिसेशन। सो एग्रीकल्चर रिसेशन भी होता है, फिर इंडस्ट्रियल रिसेशन भी होगा। सिंपल वर्ड्स में, रिसेशन इन वन सेक्टर अल्टीमेटली गेट्स ट्रांसमिटेड इन द अदर सेक्टर्स। पॉपुलेशन ग्रोथ इधर ही लिख लेना, इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इफ इट इज ग्रेटर देन जिस रेट से इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी ग्रोथ रेट, इट विल रिजल्ट इन रिसेशन। लाइक इंडिया में वही प्रॉब्लम था, क्या हमारा पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज मोर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। सो जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हर बंदे के पास नहीं जा रहे, समझ में आ रहा है? एंड अगर उल्टा है तो इट इज एक्सपेंशन। डेवलप कंट्रीज में उल्टा है रे, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंट्रोल्ड। पॉपुलेशन इज एन असेट, मैं ये नहीं बोल रहा कि इट इज अ लाइबिलिटी, बट हाउ यू यूज उस पर डिपेंड है ना। इंडिया में पॉपुलेशन इज अ लाइबिलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू यूज यूर, लाइक पॉपुलेशन डिपेंड्स। हमारे इधर बच्चे तो पास हो रहे हैं लेकिन दे आर नॉट, लाइक उनके पास स्किल सेट्स नहीं है, एंड दैट इज अ रियलिटी, दैट इज अ रियलिटी। सो जो इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं वो कितने इनोवेटिव है आपको भी पता है, समझ में आ रहा है? और डॉक्टर्स वगैरह उनकी डिग्री भी कैसे मिलती है आप लोगों को भी पता है, ये रियलिटी है। सो अगर ऐसे लोग पास होने लगे, ऐसे एजुकेटेड इलिटरेट बनने लगे तो ऑब्वियसली, और सीए में भी अगर ऐसे कोई बनने लगे तो ऑब्वियसली इट विल, राइट, क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, उनका कोई वैल्यू नहीं है। सो इफ growth rate of the population is higher than rate of economic growth, there will be lesser savings in the economy. Fewer savings reduce the investment. As a result, income and the employment also be less. With lesser employment and income, the effective demand will be less and economy slow down हो जाएगी। Economies of nearly all nations are interconnected through trade, bilateral trades, multilateral trades. Therefore, depending on the amount of the bilateral trade, the business fluctuation that occur in the one part of the world gets easily transmitted to other parts. So taxes related, laws related to taxes, trade regulations, right,
ट्रीटीज होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, राइट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, प्रोडक्शन टू, लाइक एग्जांपल ये जो कोरोना की वजह से चाइना में, राइट, पीपल आर हेजिटेंट टू नाउ इन्वेस्ट, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया और अदर कंट्रीज, समझ में आ रहा है? सो ये जो चेंजेस होते हैं उसका बिजनेस साइकिल पे भी इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। एंड प्रोडक्शन टू द अदर कंट्रीज, shift in the taste and preference of the consumers also have potential sources of disruption of the economy. So these are other factors, external factors, बस। एंड यहाँ पे लिखा गया है, ये इतना कुछ नहीं है, while taking the decisions we should understand in which phase we are going through, because if we are into expansion phase there is a point in investing more, producing more, supplying more, you can make the profit. But if you are into recession phase, you have to be very careful. You should invest only if, right, there are chances of making profit. Otherwise don't invest, save more and do the business. So, right, ability of success, right, of any business depends on how they assess the business cycle. You should be in position to read the leading indicators very well. Like Jio is a best example. They read the leading indicators very well and they brought the Jio. Reliance brought the Jio. So example दे रहा हूं मैं आपको, right? जो indicators को ठीक से पढ़ सकता है, जो business है, business managers, they will be successful. And if you don't change along with the business changes, business cycle changes, because you alone cannot change the business cycle. ये भी समझ लेना. A single person cannot change the business cycle. So we have to get adopted with it. हमें उसको अपोज नहीं करना है, हमें खुद को चेंज करना है. हमें एज अ बिजनेस मैनेजर्स we have to get, right, जिस वो दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में हमें करना होगा. You should be, अगर आप उस पोजीशन में हो, लाइक रिलायंस या टाटा, उनके पोजीशन में आपका बिजनेस, you can change the trend as well. You are into position to suffer the losses. आप bear कर सकते हो losses. You can bear the losses that are suffered by you for years on years. But if you are in small business, mid-scale business, it is better to change your scale, change your output, change your strategies according to changes in the business cycle. So understanding the business cycle is very important, right, in decision making. So this is the chapter. ये जो examples है ये पढ़ लेना, right? ये just for your information है, but एक बार पढ़ लेना. I won't go into that. मैं बीसीके में वो एक बार ले लूंगा, कहाँ पे रेफरेंस आएगा तब, ठीक है. सो यहाँ पे भी हो जाएगा, वहां पे भी हो जाएगा, इसका मतलब दोनों का काम हो जाएगा. सो दिस इज अ बिजनेस साइकिल, ठीक है. इसमें क्या क्या, व्हाट डू मीन बिजनेस साइकिल, व्हाट आर द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, देन, राइट, उसके बाद व्हाट आर द indicators, 3 indicators, leading, lagging and coincident indicators, and what are the features of the business cycle, and internal factors and external factors. ये सब content है, and this is more of, I will say, theory content, but बहुत सारी चीजें interlinked है, ठीक है. So this is not only one factor that changes the business cycles, there are multiple factors which combine changes the business cycle, ठीक है. So यहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 5 डन हुआ है. जो लिख के दिया है वो भी एक बार मॉड्यूल पढ़ लेना, एंड उसके बाद जो नोट्स में लिखा है ना, इवन इफ यू रीड दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ. सॉल्व एमसीक्यूज, इस पे जो भी टेक्स्ट बुक में एमसीक्यू वो सॉल्व करो, राइट. जो क्लास के नोट्स है, आई विल शेयर द आंसर्स ऑफ दैट. मैं कल तक वो आंसर शेयर कर दूंगा, कुछ तो 50 और क्वेश्चंस है, राइट. आई विल शेयर द आंसर्स बाय टुमारो, ठीक है. कल हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, कल परसों. सो today is 20th, 29, 30, max to max 31st, max to max, right? We will be done with the entire economics. Minimum मेरे हिसाब से कहाँ पे भी 60 मार्क्स का से कम नहीं रहेगा. मैं तो बोलता हूँ 75 मार्क्स तक का पेपर रहेगा इकोनॉमिक्स पे, ठीक है. ओके, बट यू नीड टू रीड इट. मार्क्स तभी आएंगे इफ यू रीड इट, ठीक है. थैंक यू. तुम लोगों का लॉ रहेगा, एंड देयर आफ्टर 545 को हमारा अकाउंट्स रहेगा. 545 को रहेगा, नॉट 6, ठीक है. थैंक यू.